हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है उत्तक। इंग्लिश में उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। तो आइए हम लोग टिश्यू से रिलेटेड सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछिए। चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फटाफट से हम लोग जो बात करने वाले हैं वो भारती भवन बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं। चैनल पे आए और भी वीडियो आपको मिल जाएगा क्लास 9th से रिलेटेड, तो चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर और साथ में सभी सब्जेक्ट का हमने पीडीएफ और क्वेश्चन आंसर करा रखा है। तो आप सभी जा कर के चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट से हम लोग आंसर क्वेश्चंस कर लेते हैं आज के इस चैप्टर का। तो सबसे पहले हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न का चैप्टर नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि एक पादप उत्तक का नाम बताएं। तो चलिए फटाफट से आप लोग बताएंगे चैट बॉक्स में कि एक पादप उत्तक कौन है। तो चलिए यहाँ पे हमने जो उत्तर लिखा है उसका नाम आपको बता दें। वो आपका जो है वो विवज्योतकी उत्तक है। एक और पादप उत्तक होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो दूसरा का कौन सा है जो पादप उत्तक के अंतर्गत आता है। चलते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि जड़ के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो इसका सही जवाब जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा शीर्षस्थ विवज्योतकी उत्तक। ध्यान रखेंगे, शीर्षस्थ विवज्योतकी उत्तक। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि सरल उत्तक के 2 उदाहरण दें। तो सरल उत्तक यहाँ पे हमने 2 उदाहरण दिया है, एक पैरेनकाइमा और सेकंड का नाम दिया है कोलेनकाइमा। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में या चैट बॉक्स में ये बताएंगे कि पैरेनकाइमा का दूसरा नाम क्या है और कोलेनकाइमा का दूसरा नाम क्या है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है किस उत्तक की कोशिकाएं सदा विभाजित होती हैं। यानी वो कौन सी उत्तक है जिनकी कोशिकाएं हमेशा बढ़ती रहती है, टूटते रहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विवज्योतकी उत्तक। इसका सही जवाब विवज्योतकी उत्तक। चलते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है विवज्योतकी उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है। तो विवज्योतकी उत्तक को जो विभाजित किया जाता है बच्चों, वो किया जाता है स्थिति के आधार पे। यानी जैसा उसका स्थिति होता है उस कंडीशन में उसको विभाजित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि किस सरल उत्तक में अंतरकोशीय स्थान होता है। यानी वो कौन सा उत्तक है जिनमें अंतरकोशीय स्थान होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरुदुत्तक उत्तक, या इसको हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं पैरेनकाइमा। ध्यान रखेंगे, पैरेनकाइमा। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि 2 उत्तकों के नाम बताएं जो पौधों को यांत्रिक सहायता देते हैं। यानी वो 2 कौन से उत्तक हैं जो पौधों में यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। तो वो एक फर्स्ट में है स्थूलकोण उत्तक और सेकेंड आपका है दृढ़ उत्तक। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि वैसे मृदुतक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे वो आपका हो जाएगा हरित लवक, या इसका एक और नाम होता है क्लोरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में जो पूछा गया है वो यह पूछा गया है कि किस उत्तक की कोशिकाओं में भित्ति अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थूलकोण उत्तक। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है। आपने देखा भी होगा नारियल का रेशा जो मतलब एक कड़ा कड़ा टाइप का बना होता है। तो वो किस उत्तक का बना होता है। तो वो जो बना होता है वो दृढ़ उत्तक का बना होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में आपको बताना है कि मृदुतक कोशिकाओं की 2 विशेषताएं लिखें। मृदुतक उत्तक की एक और नाम है, अभी हमने आपको बताया था, जिसका नाम पैरेनकाइमा भी है। तो ध्यान रखेंगे। तो अगर यहाँ पे ये भी लिखा जाता कि पैरेनकाइमा कोशिकाओं की 2 विशेषताएं लिखें तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए, ये दोनों सेम चीज़ हैं। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है कि मृदुतक कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार और अनियमित आकार की होती हैं। यह पौधों में
हरे भागों में, खासकर पत्तियों में या भोजन, पत्तियों में या नहीं होगा, यह होगा पत्तियों में, यह भोजन का निर्माण करता है। जो मृदुतक है वो पत्तियों में रह करके भोजन का निर्माण करता है। और एक तो एक जीवित होता है, गोलाकार होता है, अंडाकार होता है और इसका कोई आकार फिक्स नहीं है, यह अनियमित आकार का होता है। तो इस तरीके से हमने 11 क्वेश्चंस को क्लियर कर लिया। बच्चों आप लोग थोड़ा पेशेंस रखो, इसमें 58 क्वेश्चंस है, तो आप शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तभी आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि 2 अस्थायी पादप उत्तकों के नाम लिखें। तो चलो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 2 अस्थायी पादप उत्तक कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट जो आपको देखने को मिलेंगे वो है सरल अस्थायी उत्तक और सेकंड आपको मिलेगा जटिल अस्थायी उत्तक। तो हमने यहाँ पे 2 अस्थायी उत्तकों का नाम लिख लिया। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि जाइलम का निर्माण किन तत्वों से होता है। तो बच्चों आपको ध्यान में आना चाहिए कि जाइलम का जो निर्माण होता है वो 4 तत्वों से होता है। चारों में वाहिकाएं हैं, वाहिनिकाएं हैं, जाइलम तंतु है और जाइलम मृदुतक है। इन चारों से मिलकर के जाइलम का निर्माण होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, यानी जाइलम कौन सा कार्य करता है। तो इसका सही जवाब होगा कि जाइलम जल एवं घुलित खनिज लवण का संवहन करता है। संवहन करने का मतलब जल एवं खनिज लवण को यह क्या करता है, ढोने का कार्य करता है पेड़ पौधों में। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि फ्लोएम किन तत्वों से बनती है। तो फ्लोएम जो बनती है वो भी 4 तत्वों से ही मिलकर बनी होती है, ध्यान रखेंगे। एक तो आपका क्या रहेगा, चालनी नलिकाएं, एक आपका रहेगा सहकोशिकाएं और थर्ड जो आपका रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम या वाष्प तंतु। और एक और यहाँ पे छूट गया बच्चों, आप लोग जरा सा नोट कर लेंगे 4 में, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम मृदुतक। आप लोग थोड़ा सा नोट कर लेंगे नंबर 4 करके, फ्लोएम मृदुतक। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है किस उत्तक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है। खाद्य पदार्थों कहने का मतलब जो भोजन बन जाता है उसको एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण किस उत्तक के माध्यम से होता है। तो इसका सही जवाब होगा फ्लोएम के माध्यम से होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है किन्हीं 2 प्रकार की एपिथेलियमी उत्तकों के नाम लिखे, यानी आपको 2 एपिथेलियम उत्तक के नाम लिखना है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्तंभाकार एपिथेलियम और सेकंड आपको सल्काव एपिथेलियम। वैसे तो एपिथेलियम जो है वो 4 प्रकार की होती है, तो यहाँ पे 2 ही लिखने को कहा है। तो 2 आप लोग कमेंट सेक्शन में जरा लिख कर बताओ कि कौन सा और 2 हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि त्वचा की सतह पर, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि त्वचा की सतह पर किस प्रकार की एपिथेलियम उत्तक पाए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सल्की या सल्काव एपिथेलियम त्वचा की सतह पर पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि पश्चमावी एपिथेलियम की सिलिया में होने वाला गति क्या कहलाता है। एक और आपको बात बता दें कि पश्चमावी पेशी का एक और नाम होता है जिसको पश्चमल पेशी भी लिखता है, ध्यान रखेंगे पश्चमल पेशी। तो अब ध्यान रखेंगे जरा सा, तो यहाँ पे आपको बताना है पश्चमावी एपिथेलियम की सिलिया में होने वाली जो गति है ना उसको हम लोग सिलिया गति कहते हैं। कौन सी कहते हैं, सिलिया गति या सिलियरी गति कहते हैं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब सिलियरी गति होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 में कहा गया है कि संयोजी उत्तक के कोई 2 उदाहरण दे। तो चलो फटाफट से यहाँ पे हम लोग उत्तर दे देते हैं कि संयोजी उत्तक का फर्स्ट में है संवहन उत्तक, सेकेंड में आपका कंकाल उत्तक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में कहा गया है कि संयोजी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखें। तो संयोजी उत्तक जो यहाँ पे होंगे वो यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका वास्तविक संयोजी उत्तक होता है, सेकंड कंकाल उत्तक और थर्ड में जो होता है वो तरल या संवहन उत्तक। तो इस तरीके से हमने तीनों को बता दिया और तीनों का नाम भी यहाँ पे लिख दिया है। चलते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 में कहा गया कि एरियोलर उत्तक में पाए जाने वाली 2 प्रकार की कोशिकाओं का नाम लिखें। एरियोलर उत्तक में पाए जाने वाले आपको लिखना है 2 कोशिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फाइब्रोब्लास्ट और सेकेंड आपका हो जाएगा हिस्टोसाइटस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 में कहा गया है कि एडिपोज उत्तक में पाए जाने वाला संचित भोज्य पदार्थ कौन है।
आपको बताना है कि जो एंडीपोज है उत्तक में पाया जाने वाला जो संचित कहने का मतलब जो जमा किया गया भोज पदार्थ है वो कौन सा रहता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा वसा। क्या होगा? वसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में कहा गया है कि अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है। यानी यहाँ पे अस्थि और मांसपेशी का परस्पर जुड़ाव जो करता है उत्तक वो कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्वेत तंतुमय उत्तक जो एक संयोजी उत्तक है। ध्यान रखेंगे श्वेत तंतुमय उत्तक जो एक संयोजी उत्तक है। अगर यहाँ पे एक चीज़ और कंफर्म हो लेना बच्चों कि यहाँ पे कभी भी ऑप्शन में ए नहीं देगा संयोजी उत्तक, कभी भी अकेला नहीं देगा संयोजी उत्तक। क्यों नहीं देगा? क्योंकि संयोजी उत्तक मतलब कि अनेक प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे श्वेत तंतुमय उत्तक देगा तभी आप यहाँ पे सही करोगे। अन्यथा अगर ऑप्शंस में आपको संयोजी और श्वेत तंतुमय उत्तक दोनों दिया गया हो तो आप यहाँ पे श्वेत तंतुमय उत्तक को ही चयन करेंगे। संयोजी उत्तक को आप लोग नहीं चुनना, नहीं तो आपका गलती हो सकता है। चलते क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ। 25 में कहा गया है कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं पीला तंतुमय उत्तक। और ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो पीला तंतुमय उत्तक है ये भी संयोजी उत्तक का ही उदाहरण है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों का काम अलग होता है, श्वेत का अलग और पीला का अलग। चलते क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि दो मुख्य प्रकार के कंकाल उत्तक का नाम बताएं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट में उपास्थि उत्तक और सेकंड में अस्थि उत्तक। ये कंकाल उत्तक के उदाहरण है। चलते क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि उपास्थि के मैट्रिक्स में पाए जाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है। जो उपास्थि होते हैं ना उनके मैट्रिक्स में जो पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो उन्हें हम लोग कहते हैं कोर्ड्रीन। क्या कहते हैं? कोर्ड्रीन कहते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि दो प्रकार के तरल संयोजी उत्तक के नाम लिखें। यानी कहने का मतलब इसका यह है कि संयोजी उत्तक के जो दोनों प्रकार हैं उनका नाम लिखें। तो एक तो आपका हो जाएगा लसिका और एक हो जाएगा रक्त या रुधिर। ये दोनों तरल संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाली 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं कौन कौन सी हैं। यानी रक्त के जो प्लाज्मा में पाई जाने वाली रुधिर कणिका हैं तीनों को आपको नाम लिखने हैं। तो आपने जनरली इसका नाम जान रखा होगा, एक तो WBC, RBC और एक होता है प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है लाल रक्त कणिकाएं। और जो लाल रक्त कणिकाएं इनको हम लोग RBC बोलते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं इसको हम लोग WBC बोलते हैं और प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के उत्तक के कारण होता है। तो जो शारीरिक अंग है उसमें जो गति होता है वो होता है पेशी उत्तक के कारण। ध्यान रखेंगे वो कौन सा उत्तक है? पेशी उत्तक के कारण ही शरीर के अंग में गति होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 में हम लोगों से पूछा गया है कि जंतुओं का मस्तिष्क यानी हम लोगों का जो मस्तिष्क होता है वह किस प्रकार के उत्तक का बना होता है। तो हम लोग का जो उत्तक बना होता है मस्तिष्क वो तंत्रिका उत्तक का बना होता है। और ये आपको ध्यान रखने हैं कि केवल मनुष्य का ही नहीं जीव जंतुओं का भी जो मस्तिष्क बना होता है वो तंत्रिका उत्तक का ही बना होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या कहलाता है। तो तंत्रिका उत्तक की जो इकाई है उसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के दक्षतापूर्वक संचालन के लिए क्या क्या व्यवस्था होती है। बहुकोषीय जीवों की बात करें तो हम लोग जीव जंतुओं में देखेंगे यहाँ पे जैसे अमीबा एक कोषीय जीव है तो इनमें कार्य करने के लिए कुछ अलग अंग पाए जाते हैं, कुछ अलग व्यवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पे बहुकोषीय यानी जिनमें सभी कार्य करने के लिए अलग अलग जो अंग होते हैं उनको हम लोग बहुकोषीय जीव कहते हैं। तो उनमें कैसे मतलब कार्य का दक्षतापूर्वक संचालन होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये होगा कि अनेक प्रकार भिन्न भिन्न कोशिकाओं की व्यवस्था होते हैं। यानी जो बहुकोषीय जीव उनमें अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। उनके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि उनमें हर कार्य करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं इसीलिए, और जिसे हम लोग उत्तक भी कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको उत्तर लिख देने हैं।
चलते क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो समान उत्पत्ति एवं समान कार्यों को संपादित करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनके समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तक। चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन 35 में कहा गया है कि तने की चौड़ाई में वृद्धि किन उत्तकों के निर्माण से होती है। जो तना की चौड़ाई होती है, मोटाई होती है, वो किन के कारण वृद्धि होती है या उसमें कौन सा उत्तक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संवहन उत्तक। बहुत से बच्चे यहाँ पे संवहन उत्तक ना करके दूसरा कुछ लिखना चाहेंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि संवहन उत्तक के कारण ही इसकी जो तना की चौड़ाई है वो बढ़ती है या वृद्धि करती है। चलते क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व, पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाने वाले उत्तक को क्या कहते हैं। तो टहनी के पत्तियों के आधार और जो टहनी के पर्व हैं, इन दोनों के बीच जो पाए जाने वाले उत्तक होते हैं उनको हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं? अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी विभज्योतकी उत्तक। ध्यान रखेंगे, अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी विभज्योतकी उत्तक। चलते क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि अस्थायी उत्तक का निर्माण किस उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप होता है। कहने का इसका मतलब है कि अस्थायी उत्तक जो जिसका निर्माण होता है वो कौन उत्तक बढ़ता है या वृद्धि करता है, तब अस्थायी उत्तक का निर्माण होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यही अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी विभज्योतकी उत्तक। जैसे ही इसकी वृद्धि होती है तो यहाँ पे ये जो आपका कोशिका है और ये जो आपका उत्तक है अस्थायी उत्तक, उसका निर्माण हो जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 में 37 था ना, 38 पे चलते हैं। 38 में कहा गया है कि सरल अस्थायी उत्तक किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। तो जो सरल अस्थायी उत्तक होता है ना, वो समरूप कोशिकाओं का बना होता है। समरूप कहने का मतलब सभी का रूप एक जैसा होता है और इस कारण से सरल अस्थायी उत्तक का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि जलीय पौधों में मुख्यतः किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है। जलीय पौधा कहने का मतलब जो जल में पौधा होता है या जो जल में पौधा जन्म लेता है, तो उस तरीके के जो पौधे होंगे उसमें किस प्रकार के उत्तक होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायुतक उत्तक, या इसका एक और नाम है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा, ध्यान रखेंगे, एरेनकाइमा या वायुतक उत्तक उनमें होते हैं जलीय पौधों में। चलते क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है किस उत्तक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। यानी वो कौन सा उत्तक की कोशिकाएं हैं जो मरी हुई होती हैं, लंबी भी होती हैं, संकरी भी होती हैं तथा उनके जो दोनों सिरे होंगे उस पर नुकीले, नुकीले करने का मतलब एकदम पिन के जैसा होते हैं, वो कौन सा उत्तक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दृढ़ उत्तक, या इसका एक और नाम है स्क्लेरेनकाइमा। ध्यान रखेंगे, स्क्लेरेनकाइमा। चलते क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया यहाँ पे कि शुष्क स्थलों पर पाए जाने वाले पौधों में एपिडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर किसकी एक परत रहती है। यानी शुष्क कहें तो गर्म इलाकों में जो पाए जाने वाले पौधे हैं उनमें जो उनकी कोशिका है उनके ऊपर एक परत जम जाती है या एक परत रहती है। उस परत को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग जो कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्यूटिकल की परत। क्या कहते हैं? क्यूटिकल की परत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 42 में कि क्या कॉर्क कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है। जो कॉर्क का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो बच्चों, छाल, ठीक है ना। तो छाल कोशिका में का जीव द्रव्य यानी उसमें कहने का मतलब जान होता है। तो बिल्कुल नहीं होता, वो मृत होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं, ये मृत होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 43 में हम लोगों से पूछा गया है कि 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक क्या कहलाते हैं। तो 2 या 2 से अधिक प्रकार के बने कोशिकाओं का जो उत्तक होता है उन्हें हम लोग जटिल अस्थायी उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? जटिल अस्थायी उत्तक। चलते क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है कि जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करते हैं। जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा संवहन उत्तक या संवहन बंडल। ध्यान रखेंगे दोनों चीज, संवहन उत्तक या संवहन बंडल का निर्माण दोनों मिलकर के करते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है कि सहकोशिकाएं
चालनी नलिका के किस भाग में अवस्थित रहती है। जो सहकोशिकाएं हैं वो चालनी नलिका के कौन से भाग में रहती हैं, तो वो पीछे की भाग में रहती है, पार्श्व भाग में रहती हैं। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा गया 46 में कि किसी जंतु उत्तक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी ईंटों की तरह दिखती है। यानी वो कौन से जंतु हैं जिनकी कोशिकाएं फर्श पर आपको दिखेगा कि ईंट की तरह लगी हुई हैं या ईंट की तरह बिछी हुई हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सल्की या सल्काय, जो एपिथेलियम उत्तक के पार्ट्स हैं। तो सल्की या सल्काय ये उत्तक में आपको ईंट की तरह फर्श पर लगा हुआ दिखाई देगा। चलते क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है किस उत्तक के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रसांकुर विद्यमान रहता है। यानी वो कौन सा उत्तक है जिनके सिरे पर मुक्त करने का मतलब एकदम खाली स्पेस में या कह सकते हैं फ्री स्टेट में, और उसमें सूक्ष्म छोटे छोटे रसांकुर विद्यमान दिखेंगे, वो कौन सा उत्तक है। तो वो आपका स्तंभाकार या एपिथेलियम उत्तक, क्या कहेंगे उसको, स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है कि छोटी आंत के भीतरी अस्तर का निर्माण किस उत्तक से होता है। यानी जो छोटी आंत का जो भीतरी पार्ट है ना, वो किस उत्तक से निर्माण होता है, तो वो भी स्तंभाकार एपिथेलियम की मदद से होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है यहाँ पे कि गहनाकार कोशिकाओं वाले उत्तक को क्या कहते हैं। जो यानी पूरा घिरा हुआ रहता है, ऐसे कोशिकाओं वाले उत्तक को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऐसे कोशिकाओं वाले उत्तक को हम लोग जो कहते हैं उन्हें कहते हैं क्यूबाइडल। ध्यान रखेंगे, क्यूबाइडल एपिथेलियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है कि अंडवाहिनी में अंडाणु का एक ही दिशा में जाने देने के लिए किस उत्तक की कोशिकाएं मदद करती है। यानी अंडवाहिनी में जो अंडाणु है उसको एक ही दिशा में जाने देगा और कोई भी दिशा में जाने नहीं देगा, ऐसा कौन सा उत्तक की मदद से होता है। तो ऐसा जो होता है वो पश्चिमल एपिथेलियम या कहीं कहीं पश्चिमाभी भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप ध्यान रखेंगे पश्चिमाभी एपिथेलियम के माध्यम से। चलते क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कि एंटीबॉडी का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होता है। तो एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है वो सफेद रक्त कोशिका या कह सकते हैं लिम्फोसाइट, ध्यान रखना है लिम्फोसाइट की मदद से होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है किस उत्तक में तारे जैसे कोशिकाएं पाई जाती है, वो कौन सी उत्तक है। तो इसका सही जवाब होगा जालवत संयोजी उत्तक। चलते क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया है कि बाह्य कर्ण में किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है। तो बाह्य कर्ण में जो उत्तक पाया जाता है वो आपका उपास्थि उत्तक होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 54 यानी 54 में कहा गया है कि हैवर्सियन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो आपको बताना है कि हैवर्सियन जो नलिका हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। तो आपका पाई जाएंगी मैमेलियन अस्थि के अनुप्रस्थ काट में। कहाँ पाई जाएंगी, मैमेलियन अस्थि की अनुप्रस्थ काट में ये हैवर्सियन नलिकाएं पाई जाती हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया है कि आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत भाग है। तो आयतन के हिसाब से आपको बताने हैं, तो यहाँ पे क्या इसका सही जवाब होगा 55 यानी 55%। चलते क्वेश्चन नंबर 56 में कहा है किस प्रकार की रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो वो कौन सी है, वो आपका लाल रुधिर कणिका है जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया है कि लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन रंजक को क्या कहते हैं। तो जो लाल रुधिर कणिका है उनमें पाए जाने वाले प्रोटीन रंजक को हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 जो आज का आखिरी क्वेश्चन है। कहता है कि एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटिस से जुड़कर क्या बनाती हैं। तो ये जो आपका बनाएंगी वो सिनेप्स बनाती हैं, ध्यान रखना है सिनेप्स बनाती हैं। तो इस तरीके से आज हमने यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 जो उत्तक है उसका सभी आंसर क्वेश्चन क्लियर कर लिया। तो आप लोग इसी तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।